हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, इस टॉपिक पे आने से पहले हम जिंक मेटल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो जान जाएं। जिंक मेटल की डिस्कवरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी 1000 BC में, और ये क्या है, हमारे अर्थ क्रस्ट का 24th एबेंडेंट मेटल्स है। अब आ जाते हैं इसकी पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या क्या चीज शो करता है, किस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है, ये सब चीज भी जानना जरूरी है। तो अगर हम जिंक मेटल्स की बात करें तो ये किस ब्लॉक में आता है, आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल में आता है। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में ये लास्ट में आता है, इसलिए इसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, 12th ग्रुप को बिलोंग करता है। क्या 12th ग्रुप का ये फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पीरियड का है, तो ये किस पीरियड का है, 4th पीरियड का है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आर्गन का ये हो गया 18। उसके बाद क्या है, 3d10 4s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये -2 से लेकर +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन सब प्रॉपर्टीज के बाद एक चीज हमें ये भी जानना है कि जो ये जिंक मेटल है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी एक्टिविटी की अगर हम तुलना करें आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और एल्किल लिथियम रिएजेंट से, हम क्या देखते हैं, इसकी एक्टिविटी कम है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है और कैटायन बनाने की टेंडेंसी ग्रिग्नार्ड और लिथियम वाले रिएजेंट की तुलना में थोड़ा कम होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये तो हो गया जनरल इंट्रो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है, आज स्टार्ट करना है। इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और जिंक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, उन्हें हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसी भी, ये आपका क्या है, जिंक मेटल है, आर क्या हो गया, कोई एल्किल ग्रुप हो गया, तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहेंगे। जैसे इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या हो गई, ये डाई एल्किल जिंक। तो एल्किल ग्रुप की जगह पे, आर की जगह पे आप मेथिल ले लीजिए, या आर की जगह पे आप एथिल ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, आपके ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हो गए। जैसे ये डाईमेथिल जिंक हो गया, ये डाईएथिल जिंक हो गया। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है कि फ्रैंकलिन ने ही इसकी डिस्कवरी की थी, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की डिस्कवरी कैसे हुई, फ्रैंकलिन साहब थे, ये डिस्कवरी करना चाहते थे एथिल फ्री रेडिकल का। किसकी सहायता से, बाय यूजिंग एथिल आयोडाइड और जिंक मेटल। तो इनका सोच ये था कि आयोडीन रिमूव करके एथिल आयोडाइड से हम एथिल रेडिकल प्राप्त कर लेंगे
और इन्होंने रिएक्शन कराई, लेकिन एथिल रेडिकल की जगह पे इनको क्या मिल गया, आपका आर्गेनोजिन कंपाउंड मिल गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप चाहे लिख लीजिए, बस जानकारी के लिए ये चीज पता होनी चाहिए। तो आर्गेनोजिन कंपाउंड मतलब दी डाइएथिल जिंक compounds, the diethyl zinc compounds were discovered by Franklin in 1849, ठीक है, in 1849 when he was trying to prepare ethyl radical by removing iodine from alkyl iodide, ठीक है, by removing iodine from alkyl iodide with the help of zinc metal, या by means zinc metal, by means zinc metal। तो कहने का मतलब यही है कि आपके क्या है, जो फ्रैंकलिन है उन्होंने एथिल रेडिकल की सिंथेसिस एथिल आयोडाइड और जिंक मेटल के रिएक्शन से कराने की सोची, और इनका ये तर्क था कि आयोडीन रिमूव करके एथिल रेडिकल आपका क्या बना, आयोडीन रिमूव करके एथिल आयोडाइड क्या बना देगा, एथिल रेडिकल बना देगा। तो इसको नोट कर लें, मैं इधर का पोर्शन रख कर देता हूं। अब आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन में जनरली हम यहाँ केवल दो मेथड पढ़ेंगे। पहला आपका जो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, फ्रैंकलिन मेथड, फ्रैंकलिन मेथड में क्या हुआ, चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, when ethyl iodide is heated with zinc metal, it gives ethyl zinc iodide, which further
distilled which further distilled in presence of CO2 atmosphere ठीक है, which further distilled in presence of CO2 atmosphere to produce diethyl zinc या to produce इसी में लिख लीजिए to produce ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड साथ में लिखिए, ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। रिएक्शन क्या है, जैसे इसमें लिखा गया है कि पहला हम क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड है, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं जिंक मेटल से, ठीक है, हीट करते हैं तो हमें मिलता है, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड, इसका नाम क्या है, एथिल जिंक आयोडाइड। तो हमें क्या मिलता है, एथिल जिंक आयोडाइड। फर्दर इसी एथिल जिंक आयोडाइड को जब हम डिस्टिल करते हैं, एक तरह से हीटिंग ही हो गई, डिस्टिल करते हैं प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, डाई एथिल जिंक मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, डाई एथिल जिंक मिलता है। ठीक, यहाँ 2 मोल हो गया तो डाई एथिल जिंक मिलता है। इस तरह से, ठीक है। तो नंबर 1 आपकी प्रिपरेशन हो गई बाय यूजिंग फ्रैंकलिन मेथड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम अगले मेथड पे आते हैं, मैं रख कर दे रहा हूं। अगला हमारा प्रिपरेशन का मेथड है, यहां लिख देते हैं। अगला मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या ऐसे कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनो मैग्नीशियम और जिंक कंपाउंड, ठीक है। तो अगला मेथड हो गया बाय यूजिंग ऑर्गेनो मैग्नीशियम और जिंक कंपाउंड। ये ऑर्गेनो दोनों में ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड करते हैं। ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसका रिएक्शन जब हम जिंक हैलाइड से कराते हैं या जिंक आयोडाइड से कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3ZnI, ठीक है, CH3ZnI। इस तरह से मिला, ठीक है। और हाइलाइट मिलेगा तो चाहे आप दोनों के दोनों ब्रोमाइड ले लीजिए तो देखने में अच्छा लगेगा।
या आयोडाइड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मिलता है। नेक्स्ट फिर हम जब इसको क्या करते हैं, फिर से जब इसको हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से ट्रीट करते हैं तो फर्दर हमें क्या मिलता है, CH3 जिंक, डाइमेथिल जिंक मिलता है, प्लस आपका, ठीक है। तो ये दूसरी मेथड हो गई प्रिपरेशन की आपकी बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्किल लिथियम कंपाउंड। नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया, मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कि हमारा जो ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं, इट इज कलरलेस, इवोपोरेटिव, एंड इन्फ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है, ये पता चला कि जो हमारा ऑर्गेनोजिन कंपाउंड होता है वो कलरलेस है, वाष्पशील है और ज्वलनशील क्या है, लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। दूसरा आपका ये चीज पता चल गई, इट बर्न विथ greenish flame. It burns with greenish flame. With the evolution of, आगे लिख लीजिए, with the evolution of जिंक ऑक्साइड स्मोक। ठीक है, ये ग्रीनिश फ्लेम के साथ जलता है and remove or release जिंक ऑक्साइड स्मोक। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का धुआं देता है। कलरलेस है, इवोपोरेटिव है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। ठीक है, ग्रीनिश फ्लेम देता है। तीसरा पॉइंट आ गया, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो जो आपका डाइमेथिल, ऐसे लिख देते हैं, डाइमेथिल जिंक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है नियर अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा कर लीजिए नियर अबाउट 46 डिग्री सेल्सियस है। और जो डाई एथिल जिंक है इसका नियर अबाउट 118 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये जनरल एक आपकी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से केमिकल रिएक्शन जनरली इसमें है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूं। एक बार पूरी समरी देख लेते हैं कि हम कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ने हैं।
केमिकल रिएक्शंस किसके? ऑर्गेनोजिन कंपाउंड। कौन कौन से हैं? इससे पहला है आपका रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोजिन कंपाउंड विथ हैलाइड्स या विथ एल्किल हैलाइड्स। पहला रिएक्शन इसके साथ होगा, पढ़ना है जो हमें। दूसरा विथ एसिड क्लोराइड। तीसरा है विथ कार्बोनिल कंपाउंड। चौथा है विथ कंपाउंड हैविंग कंपाउंड स्टार्ट में लिख देते हैं, विथ कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं बाकी की। पांचवा आपका बड़ा नोन रिएक्शन है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये? रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसके बाद है आपका साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और बच रहा है रिएक्शन विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्शन शॉर्ट में लिखेंगे रिएक्शन विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनऑर्गेनिक हैलाइड। कहने का मतलब है ऑर्गेनोजिन कंपाउंड का रिएक्शन उस इनऑर्गेनिक मेटल से होगा जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिंक से कम है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स। आप लोग नोट कर ली होंगी। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। आज ही पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल लेके इसको खत्म करते हैं। आइए, विथ एल्किल हैलाइड्स। तो कोई भी एल्किल हैलाइड्स ले लीजिए। तो एल्किल हैलाइड्स तो बहुत तरीके के हो गए, जैसे आपका हो गया CH3Cl, और क्या हो सकता है CH3CH, CH3Cl। ठीक है, यही आप टर्सरी हैलाइड्स ले लीजिए। और अब होता क्या है, जब भी इसका रिएक्शन हम डाईएथिल जिंक से कराते हैं, अंदर इनर्ट सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट को इनर्ट ही सॉल्वेंट देंगे। ठीक, क्या होता है डाईएथिल जिंक कंपाउंड में जो ये एथिल ग्रुप है एच न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लोरीन। आपका क्या मिल जाएगा यहाँ CH3C2H5, या इसको आप क्या कर सकते हैं C3H8। अगर ये 2 मोल लेंगे तो ये हमें 2 मोल मिलेगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा ZnCl। ठीक, इसी तरह जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं आपके इस तरह से सेकेंडरी हैलाइड से, तो सेम वही रिएक्शन देगा, हैलाइड्स को क्या करेगा सब्स्टिट्यूट कर देगा, और आपका क्या बन जाएगा इस तरह से जो प्रोपेन कंपाउंड, ऐसे प्रोपेन टाइप का कंपाउंड आपका बन जाएगा। जैसे इसी का रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं
इस तरह से आपका एक नया एल्केन बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन हो गया रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं रब कर दे रहा हूं। दूसरा रिएक्शन है विद एसिड फ्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड में आपका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये क्या है आपका एसिटिक क्लोराइड है। इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे डाई एथिल जिंक से, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमने बताया सेम उसी तरह का रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज में ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, आपका क्या बनेगा CH3CO माइनस C2H5 Cl, ठीक, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अगला आपका, अगर हम डाइएथिल जिंक की दोबारा ले लें तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेगा, इस हाइलाइट को सब्स्टिट्यूट कर देगा। पहले में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, दूसरे में क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा एल्कोहल। अगर यही रिएक्शन आप कराएं इसकी जगह एस्टल्डिहाइड की जगह पे, एस्टिल क्लोराइड की जगह पे फॉर्मल क्लोराइड लेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। एस्टिल मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसमें अटैक करेगा आपका बन जाएगा। नहीं सही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या किया, दो बार आपका डाइएथिल जिंक कंपाउंड है, ठीक है। अगर एक बार डाइएथिल जिंक कंपाउंड 1 मोल लें और 1 मोल वाटर लेंगे तो ये कैसे कंपाउंड बन जाएगा, आपका डाइहाइड्रोक्सी टाइप कंपाउंड बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा कीटोन। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन नंबर 2 हो गया एसिड क्लोराइड। अब हम आते हैं अपने अगले रिएक्शन पे, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपकी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे इसमें ये क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड है। दूसरा आप ले लीजिए एसिटल्डिहाइड है। तीसरा आप ले लीजिए कीटोन, ठीक है। सब एक तरह के रिएक्शन देंगे। जब इसका रिएक्शन हम करेंगे डाइएथिल जिंक से अंदर इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एच न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। पहले केस में आपका बनेगा RCH2OH। ये कैसा एल्कोहल है आपका, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। सेम जब यही डाइएथिल जिंक कंपाउंड का रिएक्शन होगा एसिटल्डिहाइड से तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। क्या सेकेंडरी एल्कोहल है। इसी तरह से जब कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, टर्शियरी एल्कोहल बनेगा। तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। तो एकदम सिंपल है, कोई इसमें विशेष
आपको बुद्धि नहीं लगानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़िए। तो आपको अगला रिएक्शन क्या आ जाएगी, रिएक्शन विथ कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे, आ जाते हैं इसी में। जब हम गिरनार रिएजेंट पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि जिस भी कंपाउंड के हेटेरो एटम पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। या कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी जहां हाइड्रोजन थोड़ा आप ऐसी जगह से लगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसे एल्काइन का C ट्रिपल बॉन्ड C से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां एसिडिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ढेर सारे कंपाउंड मैंने आपको बताए थे पिछली बार एग्जांपल में, जैसे हो गया एल्कोहल, थायल, अमाइड, एसिड, ये सब का हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। एक एग्जांपल वहां से हम ले लेते हैं, जैसे ये क्या है आपका, इसका ये वाला हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं, आपके डाईएथिल जिंक से। ठीक है, डाईएथिल जिंक से कराएंगे तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ क्या बना देगा आपका, इथेन। क्या बना देगा, C2H5 है, एक हाइड्रोजन लेकर क्या बना देगा, इथेन बना देगा। और नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, ZnC2H5। इस तरह से ये आपका एल्केन बना देगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोजिन कंपाउंड विथ एनी कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। अब आ जाते हैं अपने पांचवें रिएक्शन के लिए। ठीक है, पांचवा रिएक्शन क्या है देख लीजिए, आपका वेरी नोन रिएक्शन है, रिफॉर्मेस्टी रिएक्शन। पूरा रिएक्शन, तो रिफॉर्मेस्टी रिएक्शन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ जान जाए। अगर इसको लिखाएं, रिफॉर्मेस्टी रिएक्शन क्या है, ये एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, यहाँ अल्फा हेलो एस्टर और आपका जो क्या है ये अल्फा हेलो एस्टर और जिंक मेटल की प्रेजेंस में इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कैसे होगा, जो अल्फा हेलो एस्टर है वो किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिंक मेटल की प्रेजेंस में आपका कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसको अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए, रिफॉर्मेस्टी रिएक्शन या इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं रिएक्शन ऐसे लिख दे रहा हूं, इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन से, एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर। It is condensation reaction between carbonyl compound, that is aldehyde, ketone or ether. Condensation reaction between carbonyl compound and alpha halo ester. ठीक है,
It is condensation reaction between carbonyl compound and alpha haloester in presence of zinc metal as a catalyst. Zinc metal as a catalyst to produce beta haloester. तो ये जनरल आपको इंफॉर्मेशन हो गई क्या कि इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड अल्फा हैलोएस्टर टू प्रोड्यूस बीटा हैलोएस्टर which on further dehydration gives alpha beta unsaturated ester. ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, हाँ, और इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। और जगह कम पड़ रही है तो सभी मिटा दे रहा हूँ। तो जो जो उसने बताया है मैंने अभी लिखाया है वो ऐसे जो रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन क्या है, आपका कोई भी क्या हो गया, अल्फा हैलोएस्टर। तो अल्फा हैलोएस्टर मतलब कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर कोई आपका हैलो ग्रुप अगर लगा रहे, ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। इसके ईस्टर है जिसे क्या कहेंगे, अल्फा हैलोएस्टर। ठीक है, जब अल्फा हैलोएस्टर का रिएक्शन किसी कार्बोनिल कंपाउंड से, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, जैसे यहां हम ले लेते हैं, मान लीजिए एल्डिहाइड ले लिए, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एज अ कैटालिस्ट, तो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। ये क्या हो गया आपका, यहां मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, लेकिन यहां पे आप कीटोन और ईस्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर, उसको यहां पे आप ले सकते हैं। तो अल्फा हैलोएस्टर का रिएक्शन एल्डिहाइड से हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, और आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बीटा हैलोएस्टर, बीटा हैलोएस्टर। ठीक है, जो कि फर्दर आपका इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाता है प्रेजेंस ऑफ हीट, और आपका ये बना देता है। ठीक है, बीटा हैलोएस्टर नहीं होता है, जरा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ, जब भी आप अल्फा हैलोएस्टर का रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं या किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, ठीक है, तो आपका ये हैलाइड सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और यहाँ क्या आता है, OH आता है। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं लिखा भी गलत दिया था। इसको क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, जो कि आपका क्या जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या है ये, ईस्टर। ठीक, एक बात करेक्ट कर लीजिएगा फिर से, इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन
carbonyl compound and compound. It is condensation reaction between carbonyl compound and alpha haloester to produce beta hydroxy ester, which further undergo dehydration to give alpha beta unsaturated ester. तो करेक्ट कर लीजिए, वहां पे मैंने यहाँ बीटा हैलोएस्टर कहा था, तो वहां बीटा हाइड्रोक्सी ester होगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिक्स पे आ जाते हैं, तो आप मिटा दे रहा हूं यहाँ। तो मैकेनिक्स सिंपल है आपका, ये अल्फा हैलोएस्टर है, इसमें मैं बता दे रहा हूं क्या CH2COOET है, इससे क्या लगा हुआ है, हाइलाइट्स है। जिंक मेटल अप्रोच करता है ऑक्सीजन पे और इसका एक बॉन्ड इस तरफ आता है और फ्लोरीन बाहर निकल जाता है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2, या ऐसे लिखिए CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका OET, ठीक। जो ये बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, जिंक इनोलेट, या इसे रिफॉर्मेट की रिएजेंट भी कहते हैं। अब इस जिंक इनोलेट का रिएक्शन होता है आपके एल्डिहाइड से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप एल्डिहाइड लिख लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 ऊपर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में CO CH3H, ठीक है, CO CH3H, इसका रिएक्शन हो रहा है आपके जिंक इनोलेट से। कैसे हो रहा है देख लीजिए, क्या है ये, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Zn, ठीक, इस तरह से है आपका। और इधर क्या है, OET। तो यहाँ क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है आपका, रिएक्शन प्रोसीड करता है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, ये डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ठीक है। तो इस तरह से 6 ट्रांजिशन स्टेट बनती है 6 मेंबर। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, O CH3H C CH2 O Zn, इधर क्या हो जाएगा, OET। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका बॉन्ड मूव करके कहाँ चला जा रहा है, CH2 पे चला जा रहा है, और इसका बॉन्ड भी ब्रेक हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनता है इस तरीके से। और फाइनल आपका प्रोडक्ट में यहाँ क्या आएगा, CH3 CH3 CH O Zn, ठीक है, O Zn, और हैलाइड जो होगा आपका। और उसके बाद क्या है, CH2 COOET, ठीक। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर हो जाएगा। वही बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर
इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप निकल के वाटर निकल जाएगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो गया। तो इसकी एक जनरल ट्रिक आप लोग देख लीजिए कैसे होता है, मैं इसको रब कर दूं, नोट कर लीजिए। तो मैकेनिज्म हो गई, ये तो ऊपर वाला रिएक्शन था, ठीक, और मैकेनिज्म यहाँ से शुरू हुई, स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, ऐसे हुआ। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो आ जाते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड हो इसे आप बना लेंगे। ट्रिक इसमें क्या है, मान लीजिए हम कोई कीटोन ले रहे हैं RCOR, ठीक है, इसका रिएक्शन किसी अल्फा हेलो एस्टर से करा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, तो इसमें होता क्या है, आप ये हैलाइड ग्रुप भूल जाइए, ठीक, ये CH2 डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, ये आधा CH2 डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बन गया। यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया है, इस तरह से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा हेलो ईस्टर है, तो हम पहचान जाएंगे कैसे कौन सा रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। हैलाइड्स को भूल जाइए, CH2 क्या होगा, क्योंकि जिंक इनोलेट बनता है, ये इस पे अटैक करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे अटैक किया है, ये बॉन्ड ब्रेक करके माइनस होगा, वाटर के प्रेजेंस में वहां हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जनरल ट्रिक हो गई। अब आ जाइए अगले रिएक्शन पे, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन है आपका छठवां है साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन, इसमें जब हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, मतलब जैसे आपका डाईएथिल जिंक कंपाउंड के साथ जब हम लेते हैं क्या CH2 डाईवेलेंट हैलाइड CH2I2, ये क्या है डाईएथिल जिंक के साथ जब हम लेते हैं CH2I2 और इनर्ट सॉल्वेंट अंडर हीटिंग कंडीशन, तो इस केस में ये जो भी आपका रिएजेंट है ये आपको एक कार्बीन जनरेट करता है इस तरह से। ठीक, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे आपका अगर ये लिखा है डाईएथिल जिंक प्लस CH2I2, या आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, जैसे आप क्या लिखिए, आप लिखिए RZN CH2I2, या आप लिखिए CH2I ZN CH2I। ठीक है, तो चाहे जिस भी तरीके से लिखिए, इन सब का एक ही काम है, जनरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन का जनरेशन करता है। तो हम इसकी रिएक्शन से शुरुआत करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, तो मैं भी मिटा देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन पे आते हैं। कोई भी आपका क्या है
कार्बिन है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे ये हो गया या कुछ भी हो गया ऐसे, ठीक है, यही हो गया। दोनों में से कोई भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं क्या है, डाईएथिल जिंक इन प्रेजेंस ऑफ CH2I2 अंडर इनर्ट सॉल्वेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा लिखने का मतलब क्या है, ये क्या जनरेट कर रहा है, कार्बन जनरेट कर रहा है, और कार्बन का रिएक्शन किससे होगा, डबल बॉन्ड से होगा। ठीक, इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। सेम यहां भी होगा, तो इसमें कैसे रिएक्शन होगा, कार्बन है, ठीक, कार्बन अप्रोच यहाँ पे करेगा, ये बॉन्ड के यहाँ पे जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपका रिएक्शन हो गया साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। अब अगले रिएक्शन पे आते हैं, बेटा इसी में एक और रिएक्शन है, इससे मिलता जुलता है, उसको भी आप लोग जान जाइए क्या है, साइमन स्मिथ रिएक्शन। मैं छोटा इसको छोड़ दूं लेकिन बता देता हूं। साइमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ हम क्या है, डाइवेलेंट आयोडाइड ले रहे हैं, वहां डाइवेलेंट आयोडाइड ले लेते हैं, इस तरह से अगर कोई रिएजेंट है, मतलब CH2Zn या IZnCH2I, उसका रिएक्शन इससे कराते हैं आपके एल्केन से, या एल्केन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसे ट्रीट करते हैं कि कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये तो कोई कार्बन नहीं है, लेकिन ऐसे फंक्शन क्या करता है, कार्बन करता है, मल्टीपल बॉन्ड इस पे अप्रोच करता है, ऐसे कर देते हैं यहाँ से, मल्टीपल बॉन्ड अप्रोच करता है, तो ये आयोडीन के चला जाता है जिंक के पास, ये बॉन्ड इधर, और इस तरह से आपका साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। ठीक है, और क्या बनता है साथ में, तो वो रिएक्शन है आपकी साइमन स्मिथ रिएक्शन है। साइक्लोप्रोपेनेशन में ये क्या है, डाइवेलेंट हम आयोडाइड यूज किए हैं, एल्किल आयोडाइड, वहां डाइवेलेंट एल्किल आयोडाइड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन बनता है, उस केस में कार्बन न बन करके ये रिएजेंट की वजह से कार्बन की तरह बिहेव करता है। अब अगले रिएक्शन पे आ जाते हैं, रिएक्शन नंबर 7, और वो इस टॉपिक की लास्ट रिएक्शन है, रब कर दे रहा हूँ। Reaction with less electropositive inorganic halides, आपका 7वां रिएक्शन है, रिएक्शन विथ लेस electropositive reaction with less electropositive inorganic halides। ठीक, तो जैसे हम जान रहे हैं जिंक मेटल है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो कम होता ही तो है, लेकिन अगर इसी का ट्रीटमेंट हम किसी ऐसे मेटल से कराते हैं जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिंक से भी ज्यादा कम है, तो उस केस में वो इस तरह की रिएक्शन देगा। जैसे आप ले लीजिए, ये क्या है, HgCl2, ठीक है, मरकरी का क्लोराइड है, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं आपके डाईएथिल जिंक से,
डाई एथिल जिंक से जब HgCl2 का रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, HgCl2H5। फर्स्ट स्टेप में ET एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करता है। जब हम दोबारा लेते हैं डाई एथिल जिंक तो ये दूसरे क्लोरीन को भी सब्स्टिट्यूट करके आपका क्या बना देता है, डाई एथिल मरकरी कंपाउंड बना देता है, डाई एथिल मरकरी कंपाउंड बना देता है। ठीक इस तरह से रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में एक क्लोरीन को, नेक्स्ट स्टेप में अगले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके आपका क्या बना देता है, डाई मरकरी एथिल कंपाउंड बना देता है। मतलब जो एथिल ग्रुप जिंक से लगा हुआ था वो रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है मरकरी के क्लोरीन से। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब अगले लेक्चर में शुरू करेंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ठीक है।